कर्नाटक के मुसलमानों से जुड़े कई संगीन मामलात में आलम पाशा ने सवाल उठाए हैं। समाजी कारकुन आलम पाशा कौन हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद आलम पाशा साहब हैं। साहब, इससे पहले जो है जब आईएमए का इशू आया था उस वक्त आपका कोई बयान नहीं आया, और जब डीजे हल्ली भी मामला हुआ तो उसमें फ़ौरन आपके कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए, इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। अचानक आपके बयान आने लगे और हर मुसलमानों से जुड़े हुए हर मामले में आपके बयान आ रहे हैं। आपका ये दिलचस्पी क्यों? कोई सियासी शौक़ रखते हैं आप, या कोई आपके कोई उम्मीदवार होने वाले हैं आप? जी, मैं ना सियासत से ना दूसरे कोई मुझे फोरम से ताल्लुक़ात नहीं होना चाहिए। और मेरा आके मैं एक इंडस्ट्री, मेरा बिज़नेस और मेरे थोड़े जायदाद थे, और पूरी जायदाद तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु की गवर्नमेंट में यानी मेरी कानूनी तौर से जो जायदाद थी उसको ये पॉलिटिकल लोग कब्जा किया। उसके बाद जो कर्नाटक के लोग, कर्नाटक में देवनहल्ली में मेरी बहुत सारी जायदाद थी। जब मैं बोला इसमें गरीबों को मैं थोड़ा घर बनने के लिए, मेरी जैसे ऑब्जेक्टिव मेरे बड़ों की, मेरे पूर्वजों की ये है करके मैं 31 एकड़ सरकारी वापस लिया था। उसे खुद भी उन्होंने वापस बाई फोर्स लेके बड़े बड़े बिल्डर्स को बेच दिए। ये लोग बेच दिए थे बड़े। क्यों आपकी प्रॉपर्टी कैसे ले लिए सरकार ने? नहीं, जब अक्विजिशन में आता है, हम अक्विजिशन को मान लिए थे। जब गवर्नमेंट अक्विजिशन से होता है वो अक्विजिशन को मानना है। मगर हमारी अपील थी तो मैं जितने भी एकड़ ले लो वो कोई बात नहीं है, मगर मुझे प्रोजेक्ट के लिए देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मेरा ये ख़ानदानी ऐसा ही चलते आता था मेरे प्रॉपर्टियों का, तमिलनाडु से कर्नाटक तक। और कर्नाटक में देवनहल्ली में जो मेरी बहुत सी जायदाद थी और उसमें अक्विजिशन हुआ, और अक्विजिशन को मैं खुद मान लिया। यानी जो एयरपोर्ट बैठा है उसमें बहुत सारी परसेंटेज मेरी कंपनियों की, मेरी ख़ानदानी ज़मीनात थे, मैं छोड़ दिया। और इसके बावजूद सिर्फ एक जो मेरा डिमांड रखा था, हम गरीबों को घर देना है और एकदम भाव में से ही, कम भाव में। तो ये मकसद था मेरा, मैं आके इधर काम करने का। हर आदमी को घर चाहिए था, तो इसलिए कुछ प्रोजेक्ट में करने वाला था। किया ना, मुझे बिल्डर और ना डेवलपर है तमाम पता नहीं है। मेरे बैकग्राउंड, मेरे ख़ानदान से मेरी हिस्ट्री होती है, इसलिए कुछ करना चाहता था मैं। तब सरकार मान ली ये चीज़ को, गवर्नर ऑफ कर्नाटका मान लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मान लिए, मान के मेरे को गज़ेट में दिए। वो गज़ेट में दे के जैसा मैं वापस आया तो ये गज़ेट को उल्टा करके मेरा सिग्नेचर लेके उन्होंने दूसरों को बेच लिए। जो अभी बिल्डर हैं वो भी मुस्लिम्स, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनको ज़मीन, वो मेरी 30 एकड़ से कुछ जो भी ज़मीन थी वो बेच लिए गए। वहाँ से मैं थोड़ा ये चीज़ कानून में लाने के लिए रिवॉल्ट हुआ। इसमें कई चार्जशीट्स बने, यानी तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस के ऊपर भी, जो एकदम बड़े बड़े हैं उनके ऊपर भी बना है, उसूर से इधर भी बने जो एकदम। और यही वजह है कि आप जो है कानूनी लड़ाई लड़ने का आगाज़ हुआ आपका? जब तक मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट नहीं लेता हूँ, ये मेरे जैसे बहुत से लोगों को करेंगे करके, और पूरी प्रॉपर्टी आएगी। ऐसा नहीं कि भी वो जे करके मैं कोर्ट में, रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स में डाला हूँ, और जितने लोग ये किए उनको चार्जशीट में भरे हैं, चार्जशीट बना है। चार्जशीट अभी का नहीं, 11 साल से चार्जशीट में कोर्टों में खड़ा है ये। कौन से केस हैं साहब, बड़े केसेस कौन से हैं आपके? तमिलनाडु के जो हुसूर के जो एमएलए हैं, हुसूर के एमएलए से कृष्णगिरी तक पूरे एमएलएस के ऊपर कोई केस है, चार्जशीट है। और इधर पे अभी जो प्रेजेंट हानरेबल चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर 2 चार्जशीट हैं, और हानरेबल इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है उनके ऊपर है, पुराने इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर के ऊपर है, और आईएएस गवर्नमेंट सेक्रेटरीज के ऊपर है, और कई ढेर सारे। और ऐसे ही जो इनके ऊपर ये जो जायदाद वाली और मेरे राइट्स छीनने के लिए, और ये एक मासूमों के ऊपर जुल्म करने वाले के ऊपर, और ये तमाम करें ना, इनके ऊपर हमें एक कानूनी लड़ाई करें। इसके बावजूद जब ज़ात की बात उठी, अभी की बात नहीं है, जब मेरे खूब मानने की टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर के जो रेपिस्ट बताए थे, इनको क्या किए जो आप लोग कर रहे हैं, जो सेकुलर के नाम से और दूसरे लीडरों के नाम से, इनके ऊपर से मैं पुलिस थाने से हाई कोर्ट तक भी अभी उनकी केस रखा हूँ। हाई कोर्ट क्या केस है? कैसे कि भाई इन्होंने जो बोले ये मेरे लिए मुझे सदमा पहुंचा है। क्या बोले? टिप्पू सुल्तान इज़ द रेपिस्ट।
करके आनंद कुमार हेगड़े साहब जब यूनियन मिनिस्टर थे, अभी सीटी रवि जो मिनिस्टर हैं, इन दोनों बोले दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस अभी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में येडियूरप्पा जी के नाम से 2 केस रजिस्टर्ड है और जितने मिनिस्टर्स के नाम से 2-3 केस रजिस्टर्ड है। और श्री रविशंकर जब बताए मेरे को ये काम नहीं है, ऐसे डीजे हल्ली IMA के अलावा 50,000 चीज़ पूरे स्टेट में पूरे इंडिया में हो रहे हैं। इतने चीज़ हैं जो जब मैं सीरियस मान जी रविशंकर साहब का क्या? रविशंकर का जो है अपना अयोध्या मेरे फेवर में नहीं हुआ, अयोध्या राम टेम्पल नहीं बनी, मुसलमानों का खून सीरिया में जैसा गुजरा बहा ऐसा हम हिंदुस्तान के हर गली में मुसलमान का खून बहा देंगे, इनका नारा था वो। ये जितने भी मुसलमान के मेरे लीडर थे, मेरे बुज़ुर्ग थे, मैं इंतज़ार ही किया कि भाई इसका ये लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, इनकी ज़बान को ताला डालेंगे, नहीं किए। इन्हों बेहद बेशुमार इन्हों यही करते थे। तो इसके लिए मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जीते, और हाई कोर्ट में दुनिया के मशहूर एडवोकेट्स को लाके खड़े और उन्होंने मेरी अर्ज़ी को रिजेक्ट करवाया, सुप्रीम कोर्ट में लगाया हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो है। और जितने अभी हज़रत टिप्पू सुल्तान के ऊपर जो बोला हूँ मैं, वो दोनों सीटी रवि और आनंद कुमार हेगड़े के ऊपर है। और रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स के ऊपर जितने मिनिस्टर्स बोले हैं, इसमें ज़्यादातर बीजेपी के हैं, कांग्रेस के नहीं? ज़्यादातर बीजेपी के। जब कांग्रेस भी कर दी, जब कांग्रेस के MLA भी इधर के बेंगलुरु में जब एक नॉन मुस्लिम्स को मारा था, पीटा था, तो मुसलमानों की सच्चाई, मुसलमानों का सॉफ्टनेस, इसको डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए करके उनको भी हाई कोर्ट में मैं अर्ज़ी किया था। तो उनके भी जब उनकी भी वकालत में कोर्ट में मैं हाजिर हुआ था। एक मुसलमान के एक MLA के बेटे का, वो भी पता है पूरे तमाम देश को और मुल्क को, स्टेट को भी पता है, जिधर भी मुसलमान को धक्का होता है क़ानूनी तौर से मजलूम बना के करते हैं, तब क़ानून में लाता हूँ मैं। और जो मुसलमान खुद ज़्यादती करता है, वो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, और अपने असद भाई हों, ये दोनों भाई हों, इनके भी मैं ख़िलाफ़ करता हूँ। जब मेरे ऊपर जुल्म किया था तब भी मेरे पास कोई इल्म नहीं थी, तो एक ही इल्म थी मेरे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग समझते नहीं थे। इनके वकीलों को, इनके कानून को, इनके पुलिस की वर्दियों को रख के जो काम करे उसका सनद है। सर, आप 85 केस हुए हैं आपके, आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े लीडरों को भी केस करें आप, किसी केस में किसी को सज़ा हुई है? कोई केस वहाँ मंजिल तक पहुँचा आपका? जो 2008 से ये 2020 12 साल केस रहना ही बड़ी बात है। 12 साल से तो कोर्ट में फिर रहे हैं ये लोग, और 12 महीने में जितने लोग करे हैं मेरा नाम छोड़ के, एक का भी नहीं। हर आदमी तो कॉम्प्रोमाइज़ होके बैठता है, हर आदमी। जो ये है, ये सज़ा जेल में 2 महीने रहेंगे, 1 महीने रहेंगे, 12 साल तो कोर्ट को फिर रहे हैं। जितने भी नामों बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट में 12 साल भी इनकी सुनाई दे रही है, कोर्ट में अटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है सिर्फ केस को, तो केस अपने इंटेंशन, कानूनी इंटेंशन से मैं करता हूँ। आप एक्चुअली है क्या? आप एडवोकेट हैं, CA हैं, सामाजिक कारकुन तो ही हैं अपने जगह, वैसे आपकी तिजारत क्या है, क्या प्रोफेशन क्या है आपका? मैं इधर पे लॉ पढ़ने के लिए आया था। कहाँ से? मैं तमिलनाडु से आया था, यानी 40 साल के पहले, यानी 30-35 ईयर्स के पहले आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जमा। जब जमता हुआ मैं देखा कि भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी अब मैं आदि आर्टिकलशिप और इंटर सब पास किया। उसके बाद जो मेरे तिजारत, यानी मेरे रियल एस्टेट, मेरे ख़ानदानी प्रॉपर्टियों की, मैं वो चीज़ में, ये बेंगलुरु में भी फैले हुए थे मेरे ख़ानदानी, वो चीज़ के पीछे था। तो उसके बाद जो ऐसे तकलीफ़ को देखता था मैं किधर भी, अभी आपको जो बोल रहा हूँ 3 महीने DJ हल्ली, KG हल्ली की बात आप कर रहे हैं, 15-18 साल के पहले से भी सुब्रमण्यम स्वामी जो किए, श्री रविशंकर जो किए, आनंद कुमार हेगड़े जो किए, रेस्पेक्टेड BS येडियूरप्पा जी जो किए, इनके तमाम चार्जशीट में बैठे हैं। ये सभी कई सालों से हो रहा है। तब मैं ये तमाम चीज़ों के लिए जो मेरा बैकग्राउंड था पढ़ाई का, इल्म का, इस अंदाज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्सपर्ट होने की कोशिश किया। एक्सपर्ट होने के लिए 1 2 3 4 5 10 20 25 रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के साथ जमा, और सच्चाई के लिए ये लोग भी साथ जमे, और ये लोग भी फ्री
अपनी जो फ्री करने वाले, इसमें कोई ज़्यादा मुसलमान नहीं है, पूरे नॉन मुस्लिम्स भाई हैं, पूरे जो मुसलमान के ऊपर जो गुजर रहा है ये चीज़ों को उन्हें भी ध्यान में रखते हुए फ्री मदद करने के लिए मेरे से जुड़े। जब वो जुड़े तब मैं एक एनजीओ के फोरम में मैं किया। ये एनजीओ के फोरम में बाहर से लोकल से, इंडिया से, मेरे विलेजेस से और अपने स्टेट से एक भी पैसा नहीं, जो मेरा ख़ानदानी पैसा है सिर्फ ये एनजीओ में करके, ये एनजीओ के इदारे में ये एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ये तमाम चीज़, ये तमाम जितने भी मामले आते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर जो हम केस किए तब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें खुद आते, उन्हें खुद करते, हाई कोर्ट में आते, वहाँ खड़ के मैं खुद करता था एज ए कंप्लेनेंट। इनके ऊपर कंप्लेंट ये था कि भाई हर आदमी के ऊपर जेरॉक्स पेपर उन्हें डाल के चाहे कांग्रेस हो चाहे जयललिता हो करते हैं, और जब केस चलाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो इसलिए जो भी इनकी केस डालते हैं, ये केस की सीरियस वो कंसर्न पुलिस की पक्की जानकारी चार्जशीट होना चाहिए। सोनिया गांधी और इनके साथ मिलके उन्होंने करे, इसमें SFI वो ला के दोनों के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर भी और सुब्रमण्यम स्वामी को भी सही सज़ा चार्जशीट बनने की कानूनी कार्रवाई करना चाहिए करके मेरी अभी सुनाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन 7 जज बेंच भी सुने हैं ये मेरी चीज़। इसमें मेरे को पूछा गया एक ही बात कि भाई ये देश की अच्छाई के लिए करे करके। मैं बोला देश की अच्छाई के लिए ये बार्गेनिंग करने का जो करते हैं जेरॉक्स कॉपी डाल के, वो नहीं, जो पुलिस की चार्जशीट बनना है वही सच्चाई सरहद होता है करके। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं? मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो पूरा किया मैं, मगर प्रैक्टिस नहीं किया। मेरा पूरा फाइनल मैं किया नहीं, उसमें पूरी पढ़ाई तो मैं किया, तो तकरीबन वो हद तक जाके मैं वापस आ गया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी नहीं किया। लॉ में दिलचस्पी हुई उसके? लॉ, इसमें लॉ मेरा मेन सब्जेक्ट था, मनी लॉ, पैसों का लॉ, इकोनॉमिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पहले से बीकॉम ग्रेजुएशन तो थी, उस टाइम पे से मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर इम्पॉर्टेंट था। जो लॉ और एक्ट, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे SFIO एक्ट हो, चाहे पुलिस एक्ट हो, चाहे NIA एक्ट हो, चाहे कस्टम का हो, चाहे IPC हो, चाहे अपना सिविल लॉ हो, ये लॉ के तहत जो लोगों मैं खुद और लोगों को जीने की रास्ते बनाने के लिए, बनने के लिए, मैं एक एडवाइस करने के लिए मेरा वो एक NGO में ये काम भी मैं ले लिया। क्योंकि इसके अलावा, एक्ट के अलावा, आर्टिकल्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स जो एकदम सच्चे तून है, वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे अलावा हम ना कोई 50 लाख की भीड़, 50 लाख की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकते। जब आर्टिकल का सपोर्ट लेंगे, हमारे ऊपर 10, 20, 50 पुलिस हो, 1-2 स्टेट के दी मिलिट्री हो, आर्मी, पुलिस हो, कुछ नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमें वो सपोर्ट आके लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर ज़्यादा आज भी मैं इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इल्म, सियासत में दिलचस्पी है? नहीं, अभी तक नहीं। सियासत तो होना चाहिए, सियासती देश है, सॉवरेन गवर्नमेंट है, सियासत होना चाहिए। मेरा काम सिर्फ जो लोग मजलूम हैं, जो लोग गरीब हैं, जो सियासतदान इनके ऊपर आते हैं और जो सियासतदान इनको भीख देते हैं और पैसा उनका ही खाते हैं। अब समझो वक्फ बोर्ड में 2 लाख 4 लाख ने 20 लाख करोड़ का माल गफला करे और इनको कभी अपना ईदों की बख्शिश दिए, ऐसा जो करते हैं। इसी टाइम पे मैं ये तमाम चीज़ में आता हूँ। क्या हक़ है मेरे मुसलमान भाइयों का, क्या हक़ है? क्यों आप माइनॉरिटी बजट के ऊपर कभी नहीं बोलते हैं? माइनॉरिटी का बजट की इतनी बड़ी तादाद में कटौती हुई है, स्कॉलरशिप नहीं जा रही है, लेकिन कभी आप इस मामले में बोलते नज़र नहीं आते? नहीं, मेरे को वो सब्जेक्ट तक मैं आया नहीं, मैं नहीं बोला। मगर मतलब ये है, मैं ले रहा हूँ जो मुसलमान का जैसा माल मेरा था, जो मेरे माल की लड़ाई कर रहा हूँ, मुझे पूरा हक़ है। ऐसा IMA में पैसा गया जो 4,000-5,000 करोड़ रुपया, और वक्फ बोर्ड में जैसा मैं कुछ अल्लाह मेरे को मेरे पूर्विक से, मेरे बड़ों से और मेरी ख़ुद कोशिश से जो मिला, मेरी दौलत और ये चीज़ों के पीछे हूँ, ऐसा मुसलमानों के पूरे पूर्विक लोग जो 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का माल दिए हैं, ये माल वापस लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आलम पाशा साहब, जिन्होंने काफ़ी तफसीलात के साथ बताया। उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि क्यों वो इतना ज़्यादा
बयान दे रहे हैं और इस मामले में केस कर रहे हैं और लोगों का साथ दे रहे हैं, क्या वजह है इनकी? उन्होंने बताया कि जो उनकी खुद के साथ जो है बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, इसी वजह से उन्होंने कानून का सहारा लिया और उसी कानून के थ्रू जो है वो आम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।